पार, अब की बार 100 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कृपा सभा। बोलो भारत माता की। आप इधर आ जाओ भैया, ये मेरे साथ में नहीं आओ। भारत माता की। मैं पश्चिमी राजस्थान के सुदूर उस पाकिस्तान से सटे हुए कोने से आया। या मैं ये कहूं कि जिस देश के दूसरे कोने से आप सब लोगों के बीच में चलकर आया। मैंने बचपन से सुना और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते पढ़ा भी कि जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से जम्मू का क्षेत्र और विशेष रूप से कठुआ का जसरोटा किले का क्षेत्र, ये रणबांकुरों की धरती है, वीरों की धरती है। और वीरों की धरती में भारत माता की जय इतना कमजोरी के साथ में बोलते हैं, मुझे लगता है कि जम्मू के राजमा और कुंथल की दाल में कोई कमी आ गई है। पूरी ताकत से दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बांधिए। जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए, दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बांधिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये रैना जी जो अभी बोल रहे थे कि हम 4 लाख के पार जाएंगे, 4 लाख के पार करने के लिए जितने जोश की जरूरत होती है उतना जोश मुझे दिख नहीं रहा था भैया। जब हम भारत माता की जय बोले और भारतीय जनता पार्टी के अगर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो तो तंबू 3 इंच ऊंचा हो जाना चाहिए। पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रधान आदरणीय रविंद्र रैना जी, मंच पर उपस्थित इस सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े जोश के साथ में भी हम सब का मार्गदर्शन किया, आदरणीय निर्मल सिंह साहब, मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सरदार डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी रैना साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय अशोक कौल साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय राजीव जसरोटिया साहब, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई पूर्व मंत्री आदरणीय शक्ति परिहार साहब, डीके मनियाल साहब, सुनील सेठी जी, आदरणीय प्रिया सेठी जी, मंच पर उपस्थित आरएस पठानिया साहब, आदरणीय कुलदीप राज जी, आदरणीय दिलीप परिहार जी, आदरणीय नीलम जी, आदरणीय जीवनलाल जी, आदरणीय गोपाल महाजन जी, आदरणीय दर्शन सिंह जी, आदरणीय अरुण गुप्ता जी, आदरणीय विजय जी, आदरणीय राजेश्वर जी और इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता और आज इस विशाल संख्या में उपस्थित सभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मेरे शक्ति केंद्र पर बैठने वाले संयोजक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो मेरी बूथ के अध्यक्ष और बूथ की समिति के मेरे सारे छोटे भाई और बहन।
आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों, बहनों, मैं आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का और रविंद्र रैना जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि मुझे आज आप सब लोगों के बीच में आकर के अपनी बात कहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सबने प्रदान किया है। मित्रों, लोकसभा के चुनाव होने वाले और 10 साल माननीय मोदी जी की सरकार को बीत चुके हैं। निश्चित रूप से ये 10 साल का कालखंड अब हमें एक तुलना करने का अवसर प्रदान करता है। 10 साल माननीय मोदी जी को आप सबके आशीर्वाद से, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने वाले देश के करोड़ों मतदाताओं के आशीर्वाद के बदले 10 साल तक देश की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। लेकिन उससे पहले 10 साल यूपीए को भी देश की जनता ने देश को बदलने, देश को की तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका दिया। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, तुलना करना चाहता हूं। वो जो 10 साल थे, उन 10 साल के समाचार पत्रों को आपको याद करना चाहिए जब हम मतदान के लिए जाने वाले हैं। और वो 10 साल थे जिनमें अखबार में 2 समाचार पढ़ते थे, टीवी में भी 2 ही तरह के समाचार आते थे। या तो समाचार होता था कि देश में घोटाला हुआ है, जमीन में कोयले से लेकर के और आकाश में तरंगों को बेचने तक लाखों करोड़ रुपए का घोटाला इस देश में हुआ था। और नित्य प्रतिदिन घोटालों के समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स की न्यूज की सुर्खियां बना करते। देश की जनता जब एक घोटाले को भूलती थी, उससे पहले दूसरा घोटाला उनके सामने अखबार की सुर्खियां बन जाता। देश की जनता को यह लगने लगा था कि जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा है वो बाढ़ अब खेत को खाने लगी। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे समाचार देश में समाचार पत्रों में गाए बगाए हर दूसरे तीसरे महीने सुर्खी बनते थे, वो देश में होने वाली आतंकवादी घटनाएं होती। कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था, कभी अहमदाबाद में जाकर के स्वामीनारायण मंदिर पर हमला होता था, कभी जयपुर के बालाजी के हनुमान जी के मंदिर में हमला होता था। देश के विभिन्न ऐसे स्थानों पर जो धार्मिक आस्था के केंद्र है, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए वहां निरंतर किसी न किसी तरह की आतंकवादी घटना देश के अलग अलग कोनों में होती थी। और उसके अलावा भी देश तो जैसे एक कमजोर देश के रूप में आतंकवादियों के लिए एक सैरगाह बन गया था। ये कश्मीर तो है दुनिया के लिए सैरगाह, मुझे लगता है कि कश्मीर की धरती आतंकवादियों के लिए सैरगाह बन गई थी। भारत हर मोर्चे पर विफल हो गया। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि भारत को उस समय विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की समीक्षा करने वाली एजेंसीज ने फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं जो डूबने के कगार पर है, उन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सम्मिलित कर दिया। क्योंकि देश के संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाएं इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी असुरक्षित हो गई थी कि कभी हमारे सैनिकों के गर्दन काट करके ले जाते थे, कभी सुदूर बांग्लादेश की सीमा पर डंडों पर बांध करके हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों को लेकर के जाते थे। मित्रों, मुझे राजनीतिक जीवन में आने से पहले लगभग 20 साल तक इस देश की सीमाओं पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। और मैंने आपके इस पूरे सेक्टर में, पूरे देश की थल सीमा पर हर एक जगह पर जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी मुझे मिला है। मैं जानता था उस समय हमारी सेना निरुत्साहित थी, क्योंकि उनको जिस तरह की अनुमति की आवश्यकता थी, ऐसी अनुमति जो स्वाधीनता नहीं थी। किसी भी निर्णय को करने के लिए उन्हें दिल्ली की तरफ देखना पड़ता था। देश कूटनीतिक मोर्चे पर विफल था। भारत का वजूद कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई नहीं देता था। आपने देखा होगा, ये जितने युवा साथी खड़े हैं, मोदी जी की सरकार आने के पहले के 10 साल के, चाहे G20 की मीटिंग का फोटो उठा करके देखना, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग का फोटो उठा करके देखना,
या G7 की मीटिंग का फोटो उठा करके देखना या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का फोटो उठा करके देखना, वो नीली पगड़ी लगाने के लिए अपने मोबाइल पे 3-4 बार जूम करना पड़ेगा कि नीली पगड़ी कहां है। भारत के हालात बुरे थे, आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से तो हम कमजोर हुए ही थे। सामाजिक ताना बाना भी यहां देश का बिखर गया था। देश में क्षेत्रवाद इस चरम पर था कि देश बिखराव के दौर पर जाकर के खड़ा हो गया था। और तब मैं अभिनंदन करता हूं आप सब लोगों का कि आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए घोर परिश्रम किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर आस्था और विश्वास व्यक्त किया। और ये 10 साल जो बदलाव के 10 साल थे, आपके एक वोट की ताकत। सबसे पहले आपने अनेक बार मतदान किया होगा, कभी जाति के नाम पर मतदान किया होगा, कभी क्षेत्र के नाम पर किया होगा, कभी अपने सगे संबंधी के नाम पर किया होगा, कभी किसी को जिताने के लिए किया होगा, और कभी कभी हमारे यहां राजस्थान में होता है, डॉक्टर साहब आपके यहां होता है कि नहीं, हमारे यहां राजस्थान में कभी कभी किसी को हराने के लिए मतदान होता है। आपने अनेक बार मतदान किया होगा, लेकिन पहली बार देश के लोगों ने देश के लिए मतदान 2014 में किया था। और जब 2014 में हमने देश के लिए मतदान किया मित्रों, उसका फर्क देखिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही जो संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित, इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जब देश आजादी से लेकर के 2014 तक देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास सामान्य छत नहीं थे, गरीब के लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। देश में 3 करोड़ ऐसे गरीबों को आवास देने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो सपना साकार हुआ। और उसके आगे बढ़कर के अभी हाल ही में आदरणीय डॉक्टर साहब को इस विषय की जानकारी होगी। आप सबने भी पिछले बजट स्पीच में माननीय निर्मला जी से सुना होगा कि 2 करोड़ मकान अभी और बनने वाले, जो कोई बाकी बच गया उसको ढूंढ करके उसके मकान और बनाने वाले। देश में 18,000 पंचायतें ऐसी थी, देश में लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर तक बिजली नहीं पहुंची थी। इस 21वीं शताब्दी में लोगों के घर में बिजली न हो, किस तरह की परिस्थिति होगी कि आप कल्पना कर सकते। मैं पश्चिम राजस्थान से आता हूं, दूर सुदूर एक गानी में एक छोटे छोटे घर में कई लोग मरुस्थल में रहते हैं। और मेरे यहां बच्चे जो है 2014 से पहले लालटेन में पढ़ते थे और अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए ट्रैक्टर वाले को 10 रुपए देते थे। वो 10 रुपए में मोबाइल चार्ज करके देता था। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, हम सब कह सकते हैं कि आज देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके पास में बिजली नहीं हो, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर गांव तक बिजली पहुंचाने में हम कामयाब हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हम देश के हर घर तक शौचालय पहुंचाएंगे। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया कि हम 5 साल में देश के हर घर तक शौचालय बनाएंगे। मित्रों, जो शहर के लोग बैठे वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि देश के 62% परिवारों के पास 2014 तक सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। 62%, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो खुले में शौच के लिए मजबूर थे, अभिशप्त थे। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि इस 10 साल में हमने ये तस्वीर बदल दी। आज देश के हर घर तक शौचालय बन गया, 11.5 करोड़ शौचालय बना दिए। देश का गरीब बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना शौचालय के, बिना गैस के चूल्हे के रहता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे और उन्होंने देश का आह्वान किया। मुझे याद आता है डॉक्टर साहब, मेरी दादी मां जीवन पर्यंत इतवार का व्रत करती थी, संडे का। मैं जब थोड़ा समझने लगा तो मैंने पूछा, भाई सोमवार को तो कोई आप जो है शिव जी की पूजा करते हो, मंगलवार को हनुमान जी की करते हो, बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हो, ये संडे को कौन सा भगवान होता है, उसकी किसकी पूजा करते हो? तो वो मुझे कहते थे कि मैं ये शास्त्री जी का व्रत करती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री। मैंने कहा, आप शास्त्री जी का व्रत क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि 60 के दशक में जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश का आह्वान किया था कि देश में खाद्यान्न की कमी है, अनाज नहीं है, गरीब आदमी को भोजन मिल सके, इसलिए सबको सप्ताह में 1 दिन भूखा रहना चाहिए।
और मेरी मां जीवन पर्यंत, मेरी दादी मां जीवन पर्यंत भूखी रहती थी, एक टाइम पे एक दिन खाना नहीं खाती। ये देश में एक नेता के शब्दों का प्रभाव था, और उसके बाद देश में अगर किसी व्यक्ति के शब्द का प्रभाव ऐसा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सक्षम आदमी को गैस की सब्सिडी छोड़ना चाहिए। 2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और 11 करोड़ माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर उज्ज्वला का चूल्हा पहुंचा करके कर दिया। ये प्रभाव, ये फर्क है 10 साल की सरकार। किसान को किसान सम्मान निधि मिले, ये घोषणा हुई, लेकिन उससे पहले ये आवश्यक था कि देश में बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, हर घर तक बैंक का खाता खुलना चाहिए। ये वही भारत है। वो 10 साल की सरकार से पहले उसी यूपीए के प्रधानमंत्री को मंच पर खड़े होकर के मजबूरी से कहना पड़ा था कि 100 रुपए ऊपर से बेचते हैं, धरातल पहुंचते पहुंचते 15 रुपए बच जाते, 85 रुपए रास्ते में समाप्त हो जाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया 2014 में कि हम देश के हर घर तक बैंक का खाता खोलेंगे। आज देश में 45-50 करोड़ खाते खोल करके हर घर तक बैंक का खाता पहुंच गया। गरीब महिलाएं, मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं जानता था मेरे गांव में मेरी माताएं बहनें अपने बचत के पैसे को चावल के डिब्बे में दबा करके रखती थी, थोड़े ज्यादा होते तो गद्दे में सिल करके रखती थी कि कभी जरूरत पड़ेगी, बेटी आ जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, किसी को देना होगा कुछ, उसके लिए जो पैसा बचा करके 1000, 2000, 5000 रुपए अपने घर में जो है वो इस तरह से छुपा छुपा करके रखने को मजबूर थे। आज उन गरीब माताओं बहनों ने जो खाते खुले, उनमें 2.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी को देश के विकास के लिए समर्पित करके जमा करा दिया। मित्रों, गरीब का खाता खुला तो किसान की सम्मान निधि जो है, अब मोदी जी एक बटन दबाते हैं, न पटवारी के पास जाने की जरूरत है, न ग्राम सेवक अधिकारी के पास जाने की जरूरत है, सीधा आपके खाते में जो है वो किसान के खाते में 6000 रुपया साल में बटन जमा हो जाता है। देश को परिवर्तन करने का संकल्प लेकर के हम निकले थे। गरीब के जीवन में परिवर्तन करना एक लक्ष्य था, लेकिन बड़े और कड़े फैसले लेकर के देश के हालात को बदलने के लिए, देश के आर्थिक हालात को बदलने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ, जो अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह जी जो अपने आप को बड़े अर्थशास्त्री कहलवाते थे, उनके 10 साल में 11वें नंबर से फिर 10वें नंबर से नीचे नहीं गई, वे 10 पे स्थिर खड़ी रही। वही अर्थव्यवस्था आज दुनिया में, इंग्लैंड जिसने हमको 200 साल तक गुलाम बना के रखा था, उसको पछाड़ करके आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और इस तीसरे कार्यकाल में दावे के साथ में मोदी जी ने कहा है कि अब की बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। मुझे डॉक्टर साहब, अभी 2 दिन पहले मैं अपने चुनाव से अपने लोकसभा क्षेत्र में गांव के लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा था। मैंने पूछा, मैंने उनके सामने विषय रखा कि अभी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो जाएगी। तो एक गांव के सरपंच ने, बिना पढ़ा लिखा आदमी, उसने खड़े होकर के मुझे कहा, साहब एक बात बताओ, 10वीं थी, 5वीं हो गई, तीसरी हो जाएगी, पहली भी हो जाएगी, मेरे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने उसको कहा, जब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी तब देश की सरकार का 1 महीने का टैक्स कलेक्शन 38,000 करोड़ होता था, और जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, पिछले महीने का टैक्स कलेक्शन 1,85,000 करोड़ रुपया है। और जब 1,85,000 करोड़ रुपया सरकार के पास आता है तो गरीब का शौचालय बनता है, गरीब का घर बनता है, गरीब को पानी मिलता है, गरीब को बिजली मिलती है, देश में सड़कें बनती हैं, देश में एयरपोर्ट बनते हैं, देश में वाटरवेज बनते हैं, देश में जो है इंटरनेट के हाईवेज बनते हैं, देश प्रगति करता है, विकसित होता है। और मैं आज आपके सामने दावे के साथ में एक बात कहता हूं कि भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही, लेकिन जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाया है, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि आने वाले 50 साल में भारत जो है दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और हम शायद दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का खिताब तो 2047 से पहले प्राप्त कर चुके हों। मित्रों, ये भारत के भविष्य के निर्माण के 10 साल थे और वो भारत को बर्बाद करने के 10 साल थे। इसलिए मैं आज आपको ये तुलना करके याद दिला रहा हूं। भारत, मैंने कहा कि कमजोर समझते थे, भारत पर हमले होते थे। 2 बार आप ही के कश्मीर में हमारी तरफ आंख उठा करके देखने की कोशिश की थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक हुई। उसके बाद में तो अब कभी कभी कोई साल 6 महीने में एक आध छिटपिट घटना के समाचार आते हैं, आने ही बंद हो गए। न देश में घोटाले के समाचार आते हैं,
न देश में आतंकवादी घटना के समाचार आते हैं। आज समाचार आते हैं कि देश चांद पर पहुंच गया है और चांद के भी उस पक्ष पर पहुंच गया जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। देश जो है ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर रहा है। देश में दुनिया का सबसे ज्यादा तेज गति से रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। देश डिजिटलाइजेशन में दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच गया है। देश डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच गया है। आज भारत के समाचार पूरे विश्व भर में जिस तरह से छपते हैं, उसका परिणाम यह है कि भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक अलग दृष्टि से देखती है और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि आने वाले समय में, आने वाली सदी में अगर किसी देश को दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो वो आपके और मेरे भारत को मिलेगा। उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे देश को आगे बढ़ाया। मित्रों, 2019 में जब आपने आशीर्वाद दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया था कि हम देश में एक नया मंत्रालय बनाएंगे और नाम दिया था जल शक्ति मंत्रालय। 8-10 मंत्रालय को जोड़ करके, विभागों को जोड़ करके एक मंत्रालय बनाया। आपके आशीर्वाद से मुझे उसका जिम्मेदारी मिली, मुझे काम करने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश में रुकी हुई परियोजनाएं जो 30-30, 40-40 साल से देश भर में रुकी हुई थी, किसानों की 2-2 पीढ़ियां बीत गई थी इस बात का इंतजार करते करते कि कभी मेरे खेत में पानी आएगा, कभी मेरे घर में पीने का पानी उस बांध से आएगा। ऐसी 106 परियोजनाएं चिन्हित करके काम करना शुरू किया। आपकी ये शाहपुर कंडी भी उसमें से एक है, 40 साल से रुकी हुई पड़ी थी। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, अब पाकिस्तान पानी रावी दरिया का नहीं जाएगा। अब हम अपने पानी को अपने यहां पे रोकने में कामयाब हो गए। अगले 2 महीने में ये परियोजना, बांध के गेट लग जाएंगे। अभी कॉफर डैम में पानी हमने रोक दिया है, बांध के गेट का काम पूरा हो जाएगा। अगले 2 महीने के अंदर अंदर इस शाहपुर कंडी बांध से, आने वाले समय में इसको पूरा करके शाहपुर कंडी बांध से लगभग 2 लाख एकड़ से ज्यादा, 80,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पे हम सिंचाई करने में कामयाब हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 80,000 एकड़ जमीन पे सिंचाई होगी। किसानों की तकदीर बदलेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, यहां की अर्थव्यवस्था नए सिरे से खड़ी होगी। ये सपना मैं आज जागती आंख से इस शाहपुर कंडी के पूरा होने के बाद देख सकता हूं। जिस तरह से शाहपुर कंडी पूरा हुआ है, देश में लगभग 106 में से 85 परियोजनाएं पिछले 5 साल में हमने पूरी कर दी और लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो आज सिंचाई के अधीन आ गई है। लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन करते हुए खुशहाली लाने का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये डॉक्टर साहब एक विषय की और बहुत चिंता करते हैं और वो था पीने का पानी हर घर तक पहुंचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया था और मुझे जिम्मेदारी दी थी कि देश के हर घर तक, गरीब गांव के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है। मित्रों, जिस दिन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प व्यक्त किया था, देश में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 19 करोड़ 40 लाख जो गांव में आवास हैं, उनमें से केवल 3 करोड़ 23 लाख, मात्र 16%। और डॉक्टर साहब, आपके यहां तो फिर भी पानी है, चश्मे हैं, पहाड़ से बह करके नदियां आती हैं, दरिया भी हैं। मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, मेरे यहां तो न तो कोई नदी है और बरसात भी जो है, आपके यहां तो बर्फ भी पड़ती है, मेरे यहां तो बरसात भी है। कई बार 2-2, 3-3 साल में एक बार बरसात होती थी। बच्चे जब 3 साल का होता था, बरसात पड़ती थी तो वो दौड़ करके घर में घुस जाता था, मामा पता नहीं कहां से पानी गिर रहा है। उसको ये बरसात देखी भी नहीं थी। ऐसी हालात मेरे क्षेत्र में थे। मैंने अपनी माताओं बहनों को देखा है साहब, जब बच्ची 7-8 साल की होती है ना, तब अपनी मां के साथ में, अपनी मासी के साथ में, अपनी दादी के साथ में, अपनी बुआ के साथ में, अपने चाची के साथ में, अपनी बड़ी बहन के साथ में, अपनी भाभी के साथ में छोटा सा मटका अपने सिर पर रख करके पानी लेने के लिए जाते। तब वो यात्रा शुरू करते। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उस मटके का साइज बढ़ता जाता है। जब लड़की सशक्त हो जाती है, बच्ची जवान हो जाती है, उस एक मटके के ऊपर दूसरा आ जाता है, दूसरे के ऊपर छोटे वाला आ जाता है, 3-3 मटके उठा करके चलती। उसकी भूमिकाएं घर, परिवार और समाज में बदलती।
वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी बनती है, शादी होकर के बहू बन जाती है, बच्चे हो जाते हैं मां बन जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है सास बन जाती है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं दादी और नानी बन जाती है। सब कुछ बदलता है उसके जीवन में, केवल एक चीज नहीं बदलती, वो मटका उसके सर पर स्थायी रहता था, वो कभी उतरता नहीं था। जीवन पर्यंत 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। मैं जब सीमाओं पर काम करता था, मैं देखता था मेरे पहाड़ की महिलाओं के हालात। 3-3 किलोमीटर पहाड़ी से नीचे उतरते थे, कमर पे पानी बांध करके, गैलन बांध करके, जरिकन बांध करके 2-3 किलोमीटर की वापस चढ़ाई चढ़ने को मजबूर थी, क्योंकि पानी नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन माताओं बहनों को इस अभिशाप से मुक्त करने के 5 साल में हम काम करेंगे। और मैं आज गर्व से एक बात कह सकता हूं, 2 साल कोरोना की आपदा के चलते हुए कुछ काम में व्यवधान पड़ा, लेकिन आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचने में 72 साल लगे थे। पिछले 50 महीने में हमने 11.5 करोड़ नए घरों तक कनेक्शन पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। आज जो आंकड़ा 16% था वो 75% हो गया। कश्मीर में जो आंकड़ा 30% था जम्मू कश्मीर में 2019 में, वो आंकड़ा आज जो है वो 77% तक पहुंच गया। कुछ काम में व्यवधान हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, कोविड की आपदा के बाद में यूक्रेन रशिया की लड़ाई के कारण भी चुनौती खड़ी हुई। लेकिन मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, अगले 1 साल में जम्मू कश्मीर में एक भी घर में मेरी मां और बहन को पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सबके घर तक पीने का साफ पानी पहुंचे। एक और विषय भी है जिसके डॉक्टर साहब बहुत चिंता करते हैं, वो है कि इनके यहां उज नदी पर एक बांध बना है और हमने उस पर बहुत सारा काम किया है। उस पर बांध बनाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना का निर्माण हमने किया और 12,000 करोड़ की परियोजना की तकनीकी स्वीकृति कराई, उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस कराया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसकी स्वीकृति कराई, पर्यावरण की स्वीकृति लेने के लिए काम शुरू कर दिया, ट्राइबल मिनिस्ट्री से जो है स्वीकृति लेने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। और मैं आज आपको भरोसे के साथ में कह सकता हूं, ये मोदी है तो मुमकिन है वाली सरकार है। आप डॉक्टर साहब को विजयी बनाओ, आपके सपने निश्चित रूप से साकार होने वाले। मित्रों, मोदी का संकल्प है पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मेरे देश के किसानों का एक बूंद भी पानी आने वाले समय में हम पड़ोसी के घर में नहीं जाने देंगे, वो मेरे देश के किसान को मिलेगा। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये डॉक्टर साहब है ना, वैसे तो मेरे बड़े भाई, लेकिन ये मुझे उसके लिए उज के लिए बहुत परेशान करते हैं। रोज मुझे फोन करते हैं, हर सप्ताह में मुझे फोन करते हैं, मेरे ऑफिस के लोगों को फोन करते हैं कि मेरे उज पर यह काम होना चाहिए। और मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि उज पर बांध बनेगा, बनेगा, बनेगा। मित्रों, हम देश बदलने के लिए निकले हुए लोग, देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए निकले हुए लोग, हम देश को विकसित बनाने का संकल्प लेकर के लिए निकले हुए लोग। अब आदरणीय निर्मल सिंह जी कह रहे थे ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं, मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं, ये चुनाव कोई सरकार मात्र बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव है इस देश के भविष्य का फैसला करने का। क्योंकि जिस तरह से सनातन की संस्कृति का सम्मान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से जो विषय 450 साल से अधूरा पड़ा था और जिसके लिए इस भारत की भूमि के एक एक घर, एक एक परिवार से लाखों लाखों कुर्बानियां दी गई थी, वो भगवान राम जी का मंदिर तो हमने बना दिया, बन गया। आप सबको उसका पुण्य तो प्राप्त हो गया। 450 साल से संघर्ष चल रहा था, 450 साल से वो संघर्ष समाप्त हो गया, लेकिन सनातन विरोधी ताकतें एक साथ वापस इकट्ठा हो गई। ये यूपीए के ने जो अलायंस बनाया वो घमंडी अलायंस बना। उस अलायंस के पार्टनर कहते हैं कि सनातन को जल्दी समाप्त करना चाहिए, ये कोरोना और डेंगू के जैसा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर, इन फौलादी वीरों की धरती पर के सामने खड़ा होकर के कहता हूं, आपके बुजुर्गों ने 2000 साल तक संघर्ष करके इस भारत की रक्षा की। भारत की रक्षा की अग्रिम पंक्ति की तरह आप हमेशा खड़े रहें।
यहां कोई सनातन को समाप्त करने की कल्पना करे, उसको क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसी सोच को क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं?